वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी और शुरू करते हैं चैप्टर 1 आपके साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और उतना ही आपको पढ़ने में मजा आने वाला है, तो वीडियो कंप्लीट देखना, ध्यान से देखना। 8th क्लास की तरह नहीं है कि आपने सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए, पीछे से किए, एक्सरसाइज किए और थोड़ा बहुत पढ़ लिया, चैप्टर हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान से ज़्यादा पढ़ना है। तो ये 95 प्लस सीरीज़ जो है, टारगेट 95 प्लस सीरीज़, इसमें आपको कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो मिलेगा। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको सिंपली एक ही लिंक डाल करके आपको वीडियो कंप्लीट मिल जाएगा। जब आप सर्च कर रहे हो तो आपने एक टॉपिक डाला और आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, पीसेस में नहीं देखना पड़ेगा। फिर भी यदि आपको छोटे छोटे वीडियोस पसंद हैं, पीसेस में देखना चाहते हो, तो ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए चैनल पर, आप विजिट करो चैनल पर। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस सेंस में है कि आपको मैटर की जो एक प्रॉपर समझ है कि मैटर हम किस चीज़ को कहेंगे, वो इसी चैप्टर से आपकी बन जाती है। और प्लस मैटर के कितने स्टेट्स हैं वो आप देखेंगे इस चैप्टर में, उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो ये सब आप पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। साथ ही मैटर से रिलेटेड दूसरा चैप्टर भी है, उसमें थोड़ा डीप और माइन्यूटली मैटर को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इज़ अ सब्सटेंस। क्या कहा आपसे कि जो मैटर होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है, मैटर एक ऐसा पदार्थ होता है विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसमें मास भी होगा और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, वो मतलब स्पेस घेरेगा भी, जगह भी घेरेगा, उसका मास भी होगा, मीन्स कुछ वेट होगा हर चीज़ में। अब जैसे सपोज़ आपके हाथ में इस समय कॉपी होगी, पेन होगा, तो कॉपी क्या है, एक मैटर है, मास भी है और जगह भी घेर रहा है। पेन भी क्या है, मैटर है, मास है, उसमें ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। आपका बैग हो गया, बॉटल हो गई, ठीक है, सराउंडिंग में जितना भी कुछ है, यहाँ तक कि एयर हो गई। एयर ऐसे हमको दिखती नहीं, हम फील कर सकते हैं एयर को, बट उसका भी कोई मास होता है, वो भी जगह को इस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, उसमें भी जगह घेरेगी एयर। जैसे सपोज यदि मैं एक कहूँ, एक गिलास है और इस गिलास में आधा गिलास वाटर है, ठीक है ना, ये कई बार सुनने में रहता है कि भरा है खाली है गिलास, तो इसमें क्या है, ये इतना पानी है, ऊपर से ये खाली है। तो ये खाली जो है यहाँ पर क्या है, बेसिकली एयर हो जाती है। जो खाली स्पेस है उसमें क्या है, एयर है। तो एयर का भी अपना एक मास होता है, एक जगह घेरती है एयर। ठीक है, फूड, हम खाने की बात यदि करते हैं तो खाने में भी क्या है, कुछ भी फूड आइटम आप लोगे उसमें मास होगा, स्पेस घेरेगा, जगह घेरेगा। सन है, प्लैनेट्स हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, ठीक है, इवन प्लांट्स जितने भी हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस, हम खुद भी हैं। फिर पेन, नोटबुक जो आपसे रिलेटेड मैंने पहले ही पूछ रखा है, आपका बैग हो गया, बॉटल हो गई, जो भी कुछ सामान हम यूज़ करते हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं इस धरती पर, जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और लिविंग दोनों हैं, सब मैटर की कैटेगरी में तो आएंगे ही आएंगे। साथ में जो हमारे 5 तत्व होते हैं, जो कहा जाता है कि हमारा जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, वो क्या क्या है आपका, एयर, जो कि होगी आपकी वायु, ठीक है, वाटर, जल, फायर दैट इज अग्नि, ठीक है, फिर हो गया आपका अर्थ दैट इज पृथ्वी, और 5वां हो गया आपका स्काई दैट इज आकाश। तो ये सारे 5 तत्व जो होते हैं ये भी क्या है, मैटर है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या है। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मास होता है और जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। तो सारी चीज़ें, चाहे वो लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग हैं, सभी कुछ ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। दीज आर द एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो ये समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। तो अब देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की जो एक फिजिकल नेचर है वो क्या है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि हम कैसे पता लगाएं, छोटे छोटे मीन्स बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो कि आप देख भी नहीं सकते आईज से। तो इसको करने के लिए एक एक्टिविटी है जो आप भी कर सकते हो अपने घर पर। आप एक गिलास लोगे, गिलास में पानी लोगे, ठीक है,
अब उस गिलास के पानी में आपने सपोज़ 1 स्पून आपने 1 चम्मच शुगर डाली या फिर 1 चम्मच आपने उसमें नमक डाला। आप देखोगे कि जब आप शुगर या नमक डाल रहे हो तो वो पहले नीचे जा कर के सेटल होगा। उसके बाद में धीरे-धीरे क्या होगा, आप जब उसको मिलाओगे, हिलाओगे तो वो बिल्कुल मिल जाएगा। आपको इवन उसमें विज़िबल भी नहीं होगा शुगर या नमक कि क्या डाला था आपने, सिर्फ़ आप टेस्ट करोगे तो पता चल सकता है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि वो गया कहाँ? यदि आप लेवल भी चेक करोगे ना, तो आप जब डालते हो शुगर या सॉल्ट कोई भी चीज़ तो थोड़ा-सा लेवल माइन्यूटली बढ़ेगा। लेकिन जैसे-जैसे आप डिज़ॉल्व करोगे वो लेवल वहीं आ जाता है। तो बेसिकली जब लेवल एक ही है, लेवल सेम रहता है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो शुगर पार्टिकल्स थे या सॉल्ट के जो पार्टिकल थे वो कहाँ चले गए, जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसमें जो है वो डिज़ोल्व हो गए हैं और हमको उसका लेवल बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। इसका एक और एग्जांपल है कि कैसे आप पता कर सकते हो। ये तो हमने समझ लिया कि ठीक है मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन कितने छोटे पार्टिकल्स हैं इससे भी समझ में आ रहा है। साथ ही आप एक और एक्टिविटी देख सकते हो जिससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये आपकी बुक की एक्टिविटी है, 100 ml आपने पानी लिया है यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर आपने इस 100 ml पानी में आपने क्या किया है, ये एक पिंच आप देख सकते हो, ये आपने डाला है KMnO4 जो कि आपका एक सॉल्ट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। आप इसकी जगह इंक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने इसको डाला, आप देख सकते हो यहाँ पर एक डार्क कलर का सॉल्यूशन बन गया। क्यों? क्योंकि ये पूरे सॉल्यूशन का कलर, पूरे पानी का कलर कैसा कर देगा, डार्क पिंक पर्पल टाइप का कलर कर देगा। अब आप क्या करोगे, आपने उसी पानी में फिर आपने 100 ml पानी लिया है, उस पानी में से आपने एक 10 ml निकाला। यहाँ से आपने क्या किया, ये 10 ml इस टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया, सिर्फ 10 ml, और दूसरे बीकर में आपने 100 ml पानी लिया। अब ये 10 ml आपने इस वाले टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है, किस में डाला, इसमें डाला। तो यहाँ से ये भी इसको कलर कर दे रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, यहाँ पर इस वाले में से 10 ml निकाल लिया, ये 10 ml निकल गया। इसको 10 ml निकाला है तो फिर हमने क्या देखा यहाँ पर कि इसने इसको भी कलर कर दिया। फिर इस वाले में से हमने 10 ml निकाला और इसने नेक्स्ट 100 ml को भी कलर कर दिया। मीन्स हमने क्या देखा कि कलर अभी भी अपियर हो रहा है, लेकिन अंतर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा जो इंटेंसिटी है कलर की, जो कलर का कलर है डार्क उतना नहीं है, हल्का होता जा रहा है। तो बस इतना अंतर है। तो हम जान सकते हैं कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आप यदि एक ग्लास में पानी लोगे और उसमें एक ड्रॉप इंक डालोगे तो क्या होगा, वो इंक उसमें आप देखोगे पूरा पानी को कलर कर देगी। एक ड्रॉप इंक भी कलर कर सकती है। तो आप समझ सकते हो कि मैटर कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखो। इसकी आपकी 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों आपको याद होनी चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछा जाता है। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड्स एंड मोर इन गैसेस। मीन सॉलिड्स में ये पार्टिकल्स का जो स्पेस होता है बीच में पार्टिकल्स के, वो बहुत ही कम होता है। लिक्विड्स में सॉलिड से ज़्यादा होता है, गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये सॉलिड्स हैं, ये इसके पार्टिकल्स हैं, कितने पास पास हैं ये सारे पार्टिकल्स, बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। लिक्विड्स में थोड़ा स्पेस होता है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाइट कलर का बीच में, ब्लू कलर के बीच में जो स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। गैसेस में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए आपको जो इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जो सॉलिड्स होते हैं इसको आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं, तो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है ना। ये ब्रिक है, और इस ब्रिक को यदि ब्रेक करना है तो किसकी ज़रूरत होती है आपको, एक कराटे एक्सपर्ट की, ठीक है। हर कोई इस पर यदि आप हाथ से मारोगे तो क्या आप इसको ब्रिक को ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज़ द ब्रिक, और आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। कौन कर सकता है ब्रेक, ओनली कराटे एक्सपर्ट कर सकता है ब्रेक। तो यानी कि सॉलिड में स्पेस पार्टिकल्स में बहुत कम होता है, ठीक है। उसी तरह से एक आपको यदि नेल को तोड़ना है, हथौड़े से आप तोड़ रहे हो, नेल है आपके पास ये, ठीक है, और इसके ऊपर आप एक हैमर मार करके तोड़ रहे हो, तो क्या आप इजीली इसको तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, स्पेस बहुत कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, इजीली इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके सामने टेबल है जिस पे आपने अपनी कॉपी रख रखी है, क्या आप उस टेबल पे ऐसे हाथ से कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते हो।
लेकिन वहीं पर क्या है, आपने सपोज़ एक टैप है और टैप को आपने ऑन किया, ठीक है, और टैप से ये जो वाटर की ड्रॉप्स गिर रही हैं, यहाँ पर आपने अपने फिंगर को लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये आप ब्रेक कर सकते हो, इसकी जो स्ट्रीम है पानी की उसको ब्रेक कर सकते हो। इसी तरह से यदि आप स्विमिंग कर रहे हो तो स्विमिंग करने का प्रोसीजर क्या होता है, आप हाथ से अपने और पैरों को चलाते जाते हो, यानी कि आप पानी को एक तरह से पानी के बीच में से ही जा रहे हो, कट कर सकते हो पानी को। ग्राउंड पे तो ऐसा नहीं कर सकते। तो यानी कि लिक्विड्स में सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हुआ। अब हम गैस की बात करें, आप एयर में बहुत ही ईजिली अपने हाथों को घुमा सकते हो। आपको लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एयर तो है ना, एयर के पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो उनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस है कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हम अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग। तो गैसेस में स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड्स में कम होता है गैसेस से, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा हुआ। सॉलिड में स्पेस सबसे कम होता है। तो ये तो है आपकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कई बार केवल आपको यही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इस केस में आपके पास 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स की वो लिखना होती हैं, जिसमें से नंबर वन आपने देख ली कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स, और ये मूवमेंट भी तीनों में स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। सॉलिड्स में जैसे पार्टिकल्स बहुत पास है तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो मूवमेंट हो पाता है। गैसेस में मूवमेंट और आसानी से हो सकता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये उस तरह से इमेजिन कर लो कि आप एक भीड़ में जा रहे हो, तो वहाँ जो भीड़ है, समझ लीजिए आप जो क्राउड है वो क्या हो गया, एक तरह से पार्टिकल्स हो गए। तो आप पार्टिकल्स के बीच में से मूव करना मुश्किल है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं तो हर कोई जो है जब भीड़ में चलता है तो बहुत ही हल्के हल्के एक तरह से खिसक सकता है, मूवमेंट नहीं हो सकता उतना इजीली। लेकिन लिक्विड में जैसे आपको रोड पे स्पेस अच्छा मिल रहा है, आप इजीली चल पा रहे हो, और गैसेस में खाली रोड है, आप आराम से चल रहे हो, इवन आप इजीली इधर से उधर जा सकते हो। तो यहाँ पर इसी तरह से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि सॉलिड में क्या होता है, वाइब्रेट करते हैं, अपने ही जगह पर वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना, उसी जगह पर जहाँ पर है वहीं पर ही सिर्फ ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन होगा इनका। जबकि लिक्विड्स में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, ज़्यादा वाइब्रेशन होगा इससे, क्योंकि ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, और प्लस पास भी कर जाएंगे एक दूसरे को, मॉलिक्यूल को। जैसे ये मॉलिक्यूल है यहाँ भी आ सकता है, ये मॉलिक्यूल है यहाँ भी आ सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पास कर सकते हैं, वाइब्रेट ज़्यादा करेंगे। लेकिन गैसेस में क्या होता है, रैंडम मूवमेंट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस होता है तो पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर सकते हैं। कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। और इस तरह से ये वॉल से टकराते भी रहते हैं, जो कंटेनर होगा उसकी वॉल से टकराते भी रहते हैं। तो ये तो हो गया वर्क मूवमेंट की। सॉलिड में मूवमेंट बहुत कम है, लिक्विड में मूवमेंट सॉलिड से ज़्यादा है, लेकिन गैसेस में बहुत ज़्यादा है। अब ये मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। और ये काइनेटिक एनर्जी, इससे आप समझ सकते हो कि सॉलिड्स में बहुत कम हुई, लिक्विड में उससे ज़्यादा हुई, और गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये बहुत सीधी सी बात है कि जो चीज़ें पास पास होंगी उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जैसा आपने मैग्नेट में भी देखा है कि यदि आप मैग्नेट को पास लाओगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, दूर करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। दो मैग्नेट आपने पास लाया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। लेकिन वही नॉर्थ पोल साउथ पोल को आप थोड़ा दूर करोगे तो अट्रैक्शन उतना नहीं होगा। तो उसी तरह से पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स सॉलिड में बहुत पास पास हैं, तो पास पास होने के कारण क्या होगा, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर है तो ये मॉडरेट होगा, ना सॉलिड से ज़्यादा होगा लेकिन गैस से कम होगा, और गैसेस में नेग्लिजिबल रहेगा क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। तो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो इनका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड्स में सबसे कम हुआ, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा हुआ, और गैसेस में और ज़्यादा हुआ। और ये सब भी किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पेस पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्पेस सॉलिड में कम है इसलिए ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है तो सॉलिड से कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो नेग्लिजिबल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। देखो, हमने आज तक जो आपने पढ़ी हैं स्टेट्स, वो सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस पढ़ा है। 3 स्टेट्स आपने आज तक पढ़ रखी हैं।
लेकिन ये इस बार आप क्या करोगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी पढ़ने वाले हो। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको इन स्टेट्स के बारे में मिलेगा, डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये तीनों आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखते हैं पहले सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को, एक कंपैरिजन करके हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से वेरी करती हैं। ठीक है, अब हम सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस का एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है जब हम उसको रख रहे हैं उस जगह पर। ठीक है, अब यदि आप अपनी बुक देखो, कॉपी देखो, बैग देखो, तो उसका एक लिमिटेड स्पेस घेरने की उसकी कैपेसिटी है, वो उतना ही स्पेस लेगा, राइट। इसी तरह से आपकी चेयर है, टेबल है, कोई भी आप एक ब्लॉक ले लो, एक ब्रिक ले लो, कुछ भी ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल ले सकते हो, उसका जो हमेशा वॉल्यूम होगा वो डेफिनाइट होगा। वो कभी ऐसा नहीं कि कभी कम जगह में रख देंगे आप उसको, कभी ज़्यादा जगह में। लिक्विड में क्या है, वॉल्यूम डेफिनाइट इसमें भी होता है। कैसे डेफिनाइट होता है, यदि आपने 1 लीटर सपोज आपने मिल्क लिया है, तो वो आप चाहे एक छोटे बर्तन में रखोगे जिसमें 1 लीटर की कैपेसिटी है, या फिर आप 2 लीटर कैपेसिटी वाले बर्तन में रखोगे उसको, उस कंटेनर में भी वो आएगा, लेकिन वो उतना खाली रहेगा। ऐसा नहीं कि वो 1 लीटर मिल्क से 2 लीटर वाला कंटेनर आपका कंप्लीटली फुल फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक वॉल्यूम मतलब जगह घेरने की जो एक टेंडेंसी है, वो सॉलिड्स में भी डेफिनाइट है, उतने ही स्पेस घेरेंगे जितना कि उनका वॉल्यूम है, उसी तरह से लिक्विड में है। लेकिन गैसेस की यदि हम बात करें, अब आपने एक 1 लीटर गैस लिया है, लेकिन वो गैस को आपने एक छोटे सिलेंडर में रखा था, अभी अभी उसको आप बड़े में भी रख सकते हो, तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो बड़े में भी फिल कर देंगे उसको पूरे में, क्योंकि रैंडम मूवमेंट करेंगे, पूरे में फैलते जाएंगे, पूरा फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो डेफिनाइट नहीं है, तो नो डेफिनाइट वॉल्यूम इन केस ऑफ गैसेस। जबकि यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम आपका डेफिनाइट होता है, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी। शेप की बात करते हैं। अब आपने कोई भी सॉलिड लिया, सपोज आपका पेन है, ब्रिक है, या फिर कुछ और है, रिमोट है आपका, मोबाइल है आपका, कुछ भी है, तो इन सब का क्या है कि जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकती, शेप डेफिनाइट रहती है। लेकिन यदि हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपने मिल्क को पहले एक कंटेनर में रखा, दूसरे में रखा। अभी सपोज मिल्क आपने लिया, बॉटल में था मिल्क, अभी आपने उसको जो है बॉयल करने के लिए रखा है, एक पतीले में डाला या भगोने में डाला, तो वो उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं है, शेप चेंज हो जाती है, जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उसी की शेप ले लेते हैं लिक्विड्स। गैसेस में भी सेम होता है, जिस कंटेनर में आप गैस को डालेंगे उसी की शेप गैसेस ले लेंगी। तो यानी कि शेप केवल सॉलिड्स में डेफिनाइट है, लिक्विड्स में और गैसेस में शेप डेफिनाइट नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कि कठोरता, हार्डनेस। तो सॉलिड्स बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, लिक्विड्स की बात करें तो बहुत लेस रिजिड होते हैं, जबकि गैसेस की बात करें तो नॉट एट ऑल रिजिड होते हैं, गैसेस बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती हैं। अब हम देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स चूँकि बहुत पास पास होते हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को पार्टिकल अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और उतना ही क्लोज बने रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड्स की बात करें तो पार्टिकल्स दूर हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा सॉलिड की अपेक्षा, लेकिन गैसेस से ज़्यादा होता है, यानी कि मॉडरेट होता है। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर होते हैं, तो उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पेस पे डिपेंड करता है, स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। मीन्स एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा गैसेस के केस में। अब हम फ्लूडिटी की बात करें तो सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कोई भी सॉलिड आपने रखा है तो क्या वो फ्लो करेगा? नहीं करेगा, राइट। उसी तरह से लिक्विड है, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। आपका वाटर से भरा हुआ एक गिलास रखा है पानी से, आपका ज़रा सा हाथ उससे लगाओ, हिट किया और वो गिलास गिरा और पानी गिर गया, बह गया। जबकि यदि आपकी बुक गिरती है तो बहती नहीं है, बुक वहीं पर ही रहेगी जहाँ पर गिरी है। लेकिन यदि आपने मिल्क या पानी गिराया, कोई भी चीज़ गिरी है, दूध या पानी, तो क्या होगा? दूर तक बह कर जाएगा। गैसेस की बात करें तो गैसेस में जो फ्लो होता है वो बहुत दूर तक होता है। ठीक है, गैसेस में ये जो गैसेस हैं वो बहुत इजीली फ्लो करती हैं और
इन ऑल डायरेक्शंस फ्लो हो जाता है इनका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात यदि करें तो सॉलिड को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्रेस नहीं किए जा सकते हैं सॉलिड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पास पास ऑलरेडी होते हैं। लिक्विड्स में थोड़ा बहुत आप कंप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि आप देखते हो कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें हल्का फुल्का स्पेस होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंप्रेस किए जा सकते हैं। गैसेस हाईली कंप्रेस कर सकते हैं आप, जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया था कि यदि किसी बड़े गैस सिलेंडर में गैस है, उसको आप ज़्यादा मात्रा की गैस को छोटे सिलेंडर में भी डाल सकते हो, और कई बार गैसेस को हम कंप्रेस करके उनको लिक्विफाई भी कर लेते हैं, मीन्स लिक्विड में भी चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि गैसेस को आप अच्छे से कंप्रेस कर सकते हो। जो आपके एलपीजी जो आप घर पे यूज़ करते हो और जो सीएनजी यूज़ होती है व्हीकल्स में, ये दोनों इसी के उदाहरण हैं कि जो गैसेस हैं उनको हाईली कंप्रेस करके ही बनाया जाता है। लिक्विफाइड, इसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये गैसेस बहुत अच्छे से, या कह सकते हो हाईली कंप्रेस किए जा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की यदि बात करते हैं तो सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स को मूव करने की जगह ही नहीं है। तो जब स्पेस ही नहीं तो कहाँ मूव करेंगे। ठीक है, अब यदि हम बात करें लिक्विड्स की, तो इसमें मॉडरेट होती है, मीन सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन गैसेस से कम होती है। यहाँ पर गैसेस के पार्टिकल्स की बात करें तो गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, इवन वॉल से टकराते रहते हैं। अब यदि हम काइनेटिक एनर्जी को एक दूसरे तरह से देखें कि यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यस, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। मीन्स यदि आपने लिक्विड में, आपने सपोज आप कोई भी सॉल्ट घोल रहे हो, डिज़ोल्व करना चाह रहे हो, वो नहीं हो रहा है, यदि आपने उसको गर्म कर दिया तो और इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की सॉल्ट की बढ़ गई यहाँ पर। तो उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती है जब आप इसको हीट करते हो या गर्म करते हो, तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एक और चीज़ है, जैसे आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी की वजह से डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है वो होती है। डिफ्यूज़न क्या होता है, जैसे आपने देखा कि आपने परफ्यूम यूज़ किया, और परफ्यूम यूज़ करेंगे आप, और एक कॉर्नर में आप है, दूसरे कॉर्नर में कोई दूसरा खड़ा है, वहाँ तक उसकी स्मेल जा सकती है। कैसे? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स है वो एयर में डिफ्यूज़ हो गए। तो इस तरह से पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, जैसे आपने धूप बत्ती को भी जलाया है मंदिर में अपने, लेकिन वो पूरा घर आपका महका देती है। कैसे? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स स्मोक के थ्रू आ रहे हैं वो एयर में मिक्स हो गए, और उससे हमें पूरे घर में उसकी एक खुशबू आती है। क्लियर हो गया? गुड। अब हम देखेंगे जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट है मैटर की, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको हम BEC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है आपकी बुक में, डिटेल में आपको सॉलिड लिक्विड गैस ही करना है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो प्लाज्मा एक ऐसी फेज है मैटर की, प्लाज्मा इज अ फेज ऑफ मैटर, एक ऐसी फेज है मैटर की वेयर गैस आइंस, जहाँ पर जो गैस के आइंस हैं, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। देखो, गैस जब आयनाइज होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है आपका नियॉन साइन बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है। यदि हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो ये मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो गैस है वो बोसॉन गैस होती है, और बोसॉन गैस इन विच गैस ऑफ बोसॉन अकर्स एट अ लो टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्युटली ज़ीरो। मीन्स इतने लो टेम्परेचर पर ये गैस होती है कि जो टेम्परेचर आप कह सकते हो लगभग लगभग ज़ीरो के बराबर हो। ठीक है, तो एयर से इसकी डेंसिटी भी बोसॉन गैस की करीब 100,000 गुना कम होती है। प्लाज्मा है उसमें सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। कंपोजिशन आप कह सकते हो आयनाइज्ड गैस पार्टिकल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके कंपोजिशन हुए प्लाज्मा के। ठीक है, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, इसमें आप एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल दे सकते हो। एक दे सकते हो आप फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये इसके एक्चुअल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कई बार, फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब, ये 2 एग्जाम्पल दे सकते हो। तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है इसमें तो होती है आपकी हीलियम गैस, ठीक है, और जो नियॉन साइन बल्ब होता है उसमें होती है आपकी नियॉन गैस, ये ध्यान रखना है। तो और जो बोसॉन गैस होती है उसके एटम्स होते हैं आपके BEC में या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया दोनों गैसों का,
प्लाज्मा में होते हैं आयनाइज्ड गैस पार्टिकल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि बोसॉन गैस होती है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के अंदर। अकरेंस आप कह सकते हो ये मेनली यूनिवर्स में होता है और ये मेनली हाइपोथेटिकल होता है। तो समझ में आ गया आपको प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का किसी भी स्टेट को एक मैटर की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने में क्या असर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उस रिगार्डिंग। ये एक्टिविटी में हमने एक सेटअप अरेंज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो आयरन स्टैंड है, आयरन स्टैंड के ऊपर हमने एक बर्नर रखा है, बर्नर के ऊपर ये ट्राइपॉड स्टैंड है और इसके ऊपर हमने एक बीकर लिया है, बीकर में हमने आइस लिया है, ये अंदर बीकर के क्या आइस है। और इधर हमने एक थर्मामीटर भी अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर इस थर्मामीटर को हमने फिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस आयरन स्टैंड, और साथ में एक ग्लास स्टीरर लिया है जिससे कि हम इसको हिलाएंगे। अब हम बर्नर को जब ऑन करेंगे, हमने बर्नर को ऑन किया तो हम क्या देखेंगे कि टेम्परेचर को भी हम नोट करते रहेंगे। थर्मामीटर पर हमें अपनी निगाह रखनी है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर हम देखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, यानी 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो आइस मेल्ट होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आइस 0 डिग्री पर मेल्ट होना शुरू होगा। अब हम क्या देखेंगे, हम हीट लगातार दे रहे हैं, उस हिसाब से हीट बढ़नी चाहिए थी, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री पर ही है जब तक कि पूरा का पूरा पानी नहीं बन जाता है उस आइस का। और यहाँ पर आप ये भी नोट करो कि यहाँ जो ये वाटर चेंज हुआ आइस से, तो इस पानी का भी जो टेम्परेचर है अभी वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सॉलिड किस में चेंज हुआ है, लिक्विड में। अब सॉलिड लिक्विड में जो चेंज हुआ है तो टेम्परेचर में थर्मामीटर क्यों नहीं बढ़ा उस दौरान जबकि वो चेंज हो रहा था। ये होता है बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। यहाँ पर एक लेटेंट हीट वर्ड है जो आपको याद रखना है। लेटेंट हीट की वजह से ऐसा होता है। लेटेंट हीट क्या है, इसको हम कह सकते हैं हिडन हीट। अब ये हिडन हीट का मतलब हुआ, हिडन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ छुपी हुई है। तो जो हीट हम दे रहे हैं वो आइस के जो पार्टिकल्स हैं उसमें हिडन है, और किस काम में आ रही है, वो वाटर में चेंज होने के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के काम में आती है। अब ये ऐसा क्यों है यहाँ पर, क्योंकि देखो जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होगा, याद रखो जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किस काम में आती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में उसको ओवरकम करती है। ठीक है, जैसे ही हमने हीट दी तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल्स मूव करेंगे तेज़ी से और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो पाते हैं। ठीक है, अब लेटेंट हीट क्यों है या हिडन हीट का क्या मतलब है, क्योंकि वो हीट, हमने हिडन हीट क्यों कहा, क्योंकि वो हीट किस काम में आई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने को। इसीलिए जब तक पूरा पानी नहीं बन जाता है आइस का तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही शो करता है थर्मामीटर। तो किसी भी सॉलिड के जो मेल्ट होने की प्रोसेस है, मेल्टिंग ऑफ एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड जब मेल्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न। याद रखो वर्ड फ्यूज़न, जिसमें कि हम मेल्ट हो रहा है एक सॉलिड। ठीक है, हर सॉलिड का, कोई भी सॉलिड होगा उसका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है, उस पर उसका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस समय ओवरकम करने को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस है, और आइस से जो वाटर बन रहा है, जिस समय वाटर अभी बना है उस समय उसका भी मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी उसका भी जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये व्हाट इज लेटेंट हीट। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि जो हमने आइस से वाटर कन्वर्ट किया था, अब हम वाटर को चेंज करेंगे बीकर में, यानी अब लिक्विड स्टेट चेंज हो रही है गैसीय स्टेट में। ठीक है, सेटअप हमारा सेम है। आयरन स्टैंड पर हमने ट्राइपॉड स्टैंड रखा है, उसके ऊपर हमने बीकर रखा है, उसके नीचे बर्नर को ऑन किया हुआ है।
बीकर में हमने पानी लिया हुआ है, थर्मामीटर लगाया हुआ है और ग्लास स्टर लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो ग्लास ट्यूब है, इससे हम इसको पानी को हिलाते जाएंगे। जब ये हीट कर रहा है, हम देखेंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, ठीक है, हमें पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री होता है। तो जब 100 डिग्री पर आया मतलब पानी बॉयल होना शुरू हुआ। अब हम क्या देखते हैं, सरप्राइजिंगली अगेन जो पानी का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री पे कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर वेपर्स बनना शुरू हो गई हैं, वेपर्स निकल रहे हैं, लेकिन ये 100 डिग्री कब तक रहेगा कांस्टेंट? जब तक कि सारा पानी वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, जब तक सारा पानी चेंज नहीं होता दूसरी स्टेट में, जो कि गैसेस स्टेट में मीन्स वेपर्स में चेंज नहीं होता, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, नहीं बढ़ेगा। तो यानी यहाँ पर भी हीट कहाँ जा रही है? यहाँ पर भी हीट जा रही है वाटर के मॉलिक्यूल्स में, उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको पिछली स्लाइड्स में कि जैसे जैसे हम हीट देंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स और तेज मूव करते हैं, ठीक है। उसी मूवमेंट से ही तो हमारी स्टेट चेंज हो रही है। तो ये हमारी हीट कहाँ पर रह रही है? पानी के अंदर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने में काम आती है। तो अगेन हमारा टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा अनलेस एंड अनटिल, जब तक सारा पानी चेंज नहीं हो जाता है वेपर्स में, अनलेस एंड अनटिल वाटर डजंट चेंज इनटू गैसेस स्टेट, दैट इज वेपर्स। तो यहाँ पर हमने इस हीट को भी क्या कहा, यहाँ पर भी हमने इसको कहा लेटेंट हीट। और ये जो लेटेंट हीट है यह है ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन मीन्स हीट कहाँ पर छुपी है? पानी में, उसको वेपर्स में चेंज होने के काम आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, और लेटेंट व्हाट इज लेटेंट हीट, या फिर वेयर डज द हीट गो व्हेन वन फेज ऑफ मैटर इज चेंजिंग टू अनदर स्टेट। काफ़ी आपको मदद करेगा समझने के लिए कि ये मैंने सॉलिड लिया था, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये हीट है यहाँ पर, जब हम हीट ऐड कर रहे हैं और ये टेम्परेचर का है वाई एक्सिस पर, तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। ये लाइन क्या शो कर रही है? टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। फिर ये एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ये जो हीट है दैट इज़ द लेटेंट हीट आप कह सकते हो ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। और उसी तरह से फिर क्या हुआ, हमने इस पानी में जो चेंज हो गई सारी आइस, इसको हमने फिर हीट किया, तो ये लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब एक स्टेज ऐसी आती है कि वो वेपर्स में बनना शुरू हो जाता है, यानी कि वहाँ पर फिर उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है जब तक कि सारी हीट चेंज नहीं कर देती है पानी को वेपर्स में, और जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना भी हमारे पास पानी था वो गैस स्टेट में यानी कि वेपर्स में चेंज हो गया है। इसको इस तरह से समझ सकते हो आप कि हमारा सॉलिड स्टेट है यानी आइस है, हमने इसको हीट किया तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। फिर हीट किया लिक्विड को, हमने गैसेस में चेंज किया, गैस स्टेट को हमने कूल करा तो ये लिक्विड बन गया फिर से, और लिक्विड को कूल किया तो फिर सॉलिड बन गया। भाई आप जो स्टीम है, आप देखते हो कि यदि किसी बर्तन पे आपने कोई लिड रखा हुआ है जो कि अंदर उसके गर्म पानी है सपोज़, और आप थोड़ी देर में देखोगे उस लिड पे बहुत सारा पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे। वो ड्रॉपलेट्स क्यों हैं? क्योंकि जो गैस थी वहाँ पर वेपर्स थी, वो चेंज हो गई कूल होने पर लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और उसी तरह से जो लिक्विड है, आपने पानी को फ्रीज़र में रखा है, वो आइस में चेंज हो जाता है यानी कि सॉलिड स्टेट में। अब हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, एक लिक्विड स्टार्ट करता है बॉइलिंग करना यानी बॉयल होना शुरू होता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ वाटर, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री पर ही पानी बॉयल होना शुरू होता है, ठीक है, उससे नीचे टेम्परेचर पानी बॉयल नहीं होगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट।
द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होना शुरू करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इज़ नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हमने क्या कहा, मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, अब यदि मैं एग्जाम्पल यहाँ पर बात करूँ तो जो आइस है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, उससे पहले स्टार्ट नहीं हो सकता, उसको हमने क्या कहा, मेल्टिंग पॉइंट का। अब यहाँ पर हम दो स्केल देखेंगे, एक केल्विन स्केल और एक सेल्सियस स्केल। केल्विन भी टेम्परेचर की एक यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। तो यदि हम बात करें सेल्सियस में केल्विन की वैल्यू की, 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर है, आपका 273 केल्विन के बराबर है। यानी कि यदि आपको कोई टेम्परेचर दिया जाता है जो कि केल्विन में है, सपोज आपको टेम्परेचर दिया गया 573 केल्विन, तो आप क्या करोगे, उसमें से आप माइनस कर दोगे 273 को, तो आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। यानी आपको जब केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, केल्विन से चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप जो टेम्परेचर दिया है उसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे 273 को। ठीक है, तो आप माइनस कर दोगे 273 केल्विन को, और आपका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ। सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में पाने के लिए आप इस तरह करोगे, माइनस कर दोगे। अब यदि आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और उसको आपको केल्विन में चेंज करना है, यानी आपको यदि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है उसको केल्विन में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप प्लस 273 केल्विन कर दोगे, यानी ऐड कर दोगे 273 प्लस कर दोगे, तो यहाँ पर हमारा 303 केल्विन हो जाता है आंसर, क्योंकि हमने 30 ऐड कर दिया 273 में। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं जो न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। अब हम देख रहे हैं प्रोसेस सब्लिमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सब्लिमेशन एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसेस में, इसको हमने सब्लिमेशन कहा, और गैस डायरेक्टली चेंज होगी आपकी सॉलिड में। यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती है, जैसा हमने अभी तक देखा कि सॉलिड लिक्विड में और फिर गैस में, गैस लिक्विड में और फिर सॉलिड में चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो सब्लिमेशन क्या है, बेसिकली सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होगा गैस में और गैस डायरेक्टली चेंज होगी सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज होगा गैस में और गैस डायरेक्टली चेंज हो गई सॉलिड में विदाउट द एनी इंटरमीडिएट स्टेट, मीन्स लिक्विड स्टेट यहाँ पर नहीं होगी। ये हमारा है सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसेस एंड गैसेस डायरेक्टली चेंजेस टू सॉलिड। सीधा सॉलिड गैस बनेगा, गैस सीधी सॉलिड बनेगी। अब देखो एक्टिविटी समझते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी में हमने बंसन बर्नर जला रखा है, यहाँ पर उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है। ट्राइपॉड स्टैंड पर हमने एक चाइना डिश रखी है, जिस चाइना डिश में ये सॉलिड जो दिख रहा है आपको, ये सॉलिड बेसिकली क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, और ये यहाँ पर हमने सॉलिड लिया हुआ है। अब हमने जब इसको हीट करा तो क्या होगा, यहाँ पर वेपर्स उठेंगी। ये वेपर्स किसकी हैं, अमोनियम क्लोराइड की। अब एक और चीज़ समझ लो, ये हमने जो इन्वर्टेड फनल ली है वो इसलिए लिए जिससे वेपर्स इसके अंदर ही रहेंगी। सेकेंडली हमने ये कॉटन प्लग यूज़ किया, ये जो हमने यूज़ किया कॉटन प्लग, ये क्यों यूज़ किया है, जिससे जो वेपर्स हैं ऊपर से एस्केप नहीं कर पाएँ, अंदर ही रहें। तो अंदर रहने पर क्या होगा, ये साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पर साइड में क्या होगा, वेपर्स इकट्ठी हो रही हैं, तो ये वेपर्स इकट्ठी होंगी और साइड में अब यहाँ पर कूल एयर से कांटेक्ट होगा तो ये डायरेक्टली चेंज जाएगी सॉलिड में। तो वेपर्स आएंगी और साइड में फिर से सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि ये सरफेस थोड़ा सा कूल है इन कंपैरिजन टू इनसाइड दिस। तो यहाँ से वेपर्स उठी और यहाँ पर आपकी वेपर्स जो है वो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में डायरेक्ट चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ पर कोई लिक्विड नहीं बना, सीधे सॉलिड चेंज हुआ गैस में और गैस डायरेक्टली चेंज हो गया आपका लिक्विड में। तो ये सब्लिमेशन भी प्रोसेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फ्लो चार्ट की मदद से हम और ज़्यादा अच्छे समझेंगे कि किस तरह से ये जो चेंजेस हैं स्टेट्स का एक से दूसरे स्टेट में वो कैसे होता है। ये NCERT का दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फ्लो चार्ट्स। देखो सॉलिड में क्या हुआ, ये फ्यूज़न से क्या बना, ये लिक्विड बन गया। यहाँ पर फ्यूज़न हुआ है और सॉलिड फ्यूज़न से मीन्स थोड़ा सा मेल्ट हुआ है, फ्यूज़न मतलब मेल्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और लिक्विड बना है। लिक्विड फिर वेपराइजेशन हुआ है लिक्विड का,
इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, जब सॉलिड मेल्ट कर रहा है लिक्विड को तो हमने उसको क्या कहा, फ्यूज़न। तो एक तरह से मेल्टिंग क्या हुआ, फ्यूज़न हुआ। और लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, यानी कि वेपर्स में चेंज हो रहा है, इसको हमने क्या कहा, वेपराइजेशन किया। तो हमने लिक्विड को हीट किया, वेपर्स बनी और वेपराइजेशन हुआ, गैस में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका वेपराइजेशन हो रहा है यहाँ पर। फिर क्या हुआ, यदि हम कूल करेंगे, ये तो हो रहा है आपका हीट करने पर, यहाँ भी हीट हो रहा है, यहाँ भी हीट हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, कूल कर रहे हैं। कूल करने पर क्या हुआ, गैसेस कंडेंस हुई और ये गैस कंडेंस होकर के क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। फिर लिक्विड भी क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया आफ्टर कूलिंग। तो कूल होगा तो सॉलिड बन जाएगा। क्लियर हो गया। उधर क्या हुआ, हमने एक और स्टेज देखी, एक और प्रोसेस देखी जो सब्लिमेशन है, यानी कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो गया गैस में और गैस डायरेक्टली चेंज हो गई आपकी सॉलिड में। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं जो डायरेक्टली चेंज होते हैं गैस में, उनको हम सबलाइम भी बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड सबलाइम यूज़ करते हैं यहाँ पर कि ये जैसे NH4Cl हम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड सबलाइम है। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि जब हीटिंग होगी तो फ्यूज़न होगा सॉलिड्स में, यानी कि मेल्टिंग होगी, और लिक्विड्स में वेपराइजेशन होगा, और कूलिंग में गैसेस कंडेंस होकर के लिक्विड बनाएंगे और लिक्विड कूल होकर के सॉलिडिफाई हो जाएंगे और सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या हम प्रेशर को चेंज करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं? ये किस पे डिपेंड करेगा, अगेन जो पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि देखो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था तो पार्टिकल्स क्या हुए थे, दूर हो गए थे। ठीक है, टेम्परेचर हमने जब बढ़ाया था तो क्या हुआ, पार्टिकल्स फार हो गए थे, एक दूसरे से दूर हुए और स्टेट चेंज हुई थी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में। तो क्या है, यदि हम टेम्परेचर को कम करें, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को यहाँ पर इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, प्रेशर क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। तो यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स ऑब्वियस सी बात है पास आएंगे। जब पार्टिकल्स पास आएंगे यानी कि स्टेट चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पिस्टन है और ये एक सिलेंडर के अंदर है पिस्टन, और इसमें हमने क्या भर रखी है, एक गैस भरी हुई है। गैस में पार्टिकल्स आप देख रहे हो दूर दूर होते हैं, वही है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई किया तो पिस्टन नीचे जा रहा है। पिस्टन पे प्रेशर जब अप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हो ना, पार्टिकल्स पास पास आ गए, और पिस्टन को हमने नीचे किया तो पार्टिकल्स और पास आ गए। यानी हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर गैस को हमने कॉम्प्रेस कर दिया, लिक्विफाई हो जाएगी गैस। ठीक है ना, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं सॉलिड से। तो हम जब गैसेस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं उसी तरह से सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। तो शायद तुमने सुना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं, यदि हम इसको प्रेशर बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर का, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में हम स्टोर कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। जब वो सॉलिड फॉर्म में होती है तो हम ड्राई आइस कहते हैं इसको। और ड्राई आइस को यहाँ पर क्या किया हमने, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, हमने प्रेशर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाया है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, यदि हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें, यहाँ पर प्रेशर हम डिक्रीज़ कर दें इसका टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये फिर से गैस बन जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, इसको हमने देखा कि गैस से हमने सॉलिड में चेंज किया जब हमने प्रेशर बढ़ा लिया था, और घटाएंगे प्रेशर तो वो फिर से गैसीय स्टेट में चेंज हो जाती है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपको दो टर्म समझनी है कि ये 1 ATM हमने जो लिखा है ये क्या है और पास्कल क्या होता है। ठीक है, ये जो ATM लिखा मैंने इसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और ATM ये क्या है आपका, ये यूनिट होती है गैस के प्रेशर को नापने की। और पास्कल इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PA लिखते हैं, ये भी हमारा यूनिट है प्रेशर नापने की। और यदि हम बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये इसका इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। इस पर रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कहते हो, यानी कि क्या है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर एयर में है उसको हमने कहा। और कहाँ पर है वो, सी लेवल पर। एट सी लेवल द एयर प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्लियर हो गया यहाँ पर आपको इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब लास्ट टॉपिक जो है हम कवर करने जा रहे हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन।
यानी कि यहाँ भी चेंज हो रहा है लिक्विड वेपर्स में, लिक्विड से वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं। उस फिनोमेना को हमने क्या कहा, इवेपोरेशन कहा। क्या कंडीशन है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर। हमने देखा बॉइलिंग कब स्टार्ट होता है, जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है, तब बॉइलिंग कहते हैं हम उसको। लेकिन लिक्विड से वेपर्स बन रही हैं, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अभी जरूरी नहीं कि लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया है, लेकिन फिर भी वो वेपर्स में चेंज हो रहा है। हमने इसको क्या कहा, इवेपोरेशन का। और इसको हम कहते हैं एक सरफेस फिनोमेना है ये। सरफेस फिनोमेना क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऊपरी सरफेस होती है वहीं से इवेपोरेशन होता है। इस पिक्चर की सहायता से आप देख सकते हो कि ये वार्म ओशन सरफेस है। भाई सनलाइट पड़ रही है यहाँ पर, सन एनर्जी आ रही है, ये वार्म हो जा रहा है, सरफेस वार्म हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। जो पानी है वो ऊपर उड़ रहा है, यानी कि वेपर्स बन करके ये पानी चला जाएगा। फिर नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे, वो भी इवेपोरेट हो जाएंगे, वो भी गैसेस में स्टेट में चेंज हो जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। तो ये कब हो रहा है, इसको हम बॉयल नहीं कर रहे हैं, ये बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। तो जब बिलो बॉइलिंग पॉइंट पानी अपनी सरफेस छोड़कर वेपर्स बन जा रहा है, उसको हमने क्या बोला, एवेपोरेशन। तो ये किसी भी लिक्विड में होता है। जब बिलो द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड वेपर में चेंज होगा, हमने उसको क्या कहना है, इवेपोरेशन। और इसको हमने कौन सा फिनोमेना कहा, सरफेस फिनोमेना। ठीक है, अब हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन पर कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं। पहला है इसमें एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया बढ़ने पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। बड़ा सरफेस एरिया ज़्यादा इवेपोरेशन, कम सरफेस एरिया या छोटा सरफेस एरिया कम इवेपोरेशन। मीन्स पानी उतना ही हल्के वेपराइज होगा, इवेपोरेट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फिगर आप देख सकते हो, इसमें देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ये लार्ज सरफेस एरिया है। ठीक है, ये लार्ज है सरफेस एरिया और ये स्मॉल है। स्मॉल सरफेस एरिया से जो इवेपोरेशन का रेट है वो कम है, लार्ज सरफेस एरिया पे ज़्यादा है। तो इस तरह से ये जो है इवेपोरेशन के रेट पर इफेक्ट डालता है सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब किस तरह से इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पर। भाई आप यदि कपड़े सुखाते हो तो कपड़े सुखाते हो, धूप में सुखाओगे जल्दी सूखेंगे, और धूप कम होगी, ठंडक होगी तो कपड़े देर से सूखेंगे। तो इससे आप सीधे समझ सकते हो कि हाँ, यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से हुआ, और टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम हुआ। हम देख सकते हैं यहाँ, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे दो कंटेनर है जिनमें पानी है। किसमें इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, इसमें ज़्यादा हो रहा है। क्यों इसमें ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें इवेपोरेशन ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सन है। तो चूंकि सन है तो यहाँ पर ऑब्वियसली इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ। और टेम्परेचर कम है, इवेपोरेशन कम है। ठीक है, तो यानी कि जार 1 में इवेपोरेशन ज़्यादा है देन दैट ऑफ जार 2 वेयर द टेम्परेचर इज लो। यहाँ पर टेम्परेचर लो है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी का फैक्टर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो डिक्रीज रहेगा आपके इवेपोरेशन में। देखो इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है, यदि आप गर्मी के मौसम में जो कूलर का यूज़ करते हो, ठीक है, कूलर में जो कूलिंग होती है वो होती है इवेपोरेशन से। कूलिंग क्यों होती है, इवेपोरेशन से। इसको हम बाद में डिटेल में बताएंगे कि कूलिंग कैसे होती है इवेपोरेशन से। तो कूलर में जो कूलिंग हो रही है वो इवेपोरेशन से हो रही है। तो यहाँ पर कूलर जो समर्स होती हैं, जो हॉट समर होती हैं, ठीक है, उसमें तो कूल करता है। लेकिन जब रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है उसमें कूलिंग कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है कूलिंग, हॉट समर में कूलिंग ज़्यादा रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। यहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा है किससे, रेनी सीज़न से। रेनी सीज़न में इवेपोरेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके पीछे एक रीज़न ये भी समझ लो कि क्यों कम होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होती है। रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर उतने ही पानी को होल्ड करने की स्थिति में होता है जितने की उसकी कैपेसिटी है। हॉट समर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पानी है ही नहीं, हमारे चारों ड्राइनेस होती है, बहुत ड्राई समर होती है, हॉट समर होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो पानी है वो पूरा का पूरा इवेपोरेट होता है आसानी से। तो जितना तेज़ी से पानी इवेपोरेट होगा उतनी तेज़ी से कूलिंग होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े ड्राई हो रहे हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर कहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है? फिगर 1 में। फिगर 1 में क्यों ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि देखो यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो कम है। यहाँ पर ये जो है ये पानी की ड्रॉपलेट्स हैं, ये सारी पानी की ड्रॉपलेट्स हैं, यहाँ ज़्यादा ड्रॉपलेट्स हैं तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी में इवेपोरेशन कम होगा और कम ह्यूमिडिटी में इवेपोरेशन ज़्यादा हो गया। ये क्या हो गया आपका? रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है? फिगर 1 में ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो जहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होगी वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा। क्लियर हुआ यहाँ पर? उसी तरह आप देखते हो ना कि जब आप क्लोथ ड्राई करने को डालते हो तो यदि रेनी सीज़न है तो वहाँ पर, या ह्यूमिड है, रेनी सीज़न भी नहीं है लेकिन ह्यूमिड है, मॉइस्चर में, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, तब भी आपके कपड़े देर से सूखते हैं। अब लास्ट फैक्टर हम बात करते हैं एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी कि विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना तेज इवेपोरेशन होगा। हम देखते हैं कि यदि हमने क्लोथ स्प्रेड किए हैं ड्राई करने के लिए, तो यदि विंड स्पीड भी उतनी तेज है तो जल्दी से कपड़े ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पर जो है कपड़े सूखने के लिए हमने जो डाले हुए हैं तो हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो जितनी तेज़ हवा चलती है उतनी जल्दी से हमारे कपड़े सूख पाते हैं। तो विंड स्पीड भी एक अच्छा फैक्टर है या बड़ा फैक्टर है इवेपोरेशन के रेट को बढ़ाने के लिए। तो ये हमने देखे 4 फैक्टर्स, इनको लर्न कर लेना है आपको। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो इन सब फैक्टर से इवेपोरेशन के रेट पर फर्क पड़ता है और ये बढ़ता है। तो अब हम देखेंगे इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, मीन्स जो कूलिंग हो रही है इवेपोरेशन की वजह से वो कैसे होती है और उसका पीछे क्या रीज़न है वो आप समझोगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। इस फ्लो चार्ट की मदद से आप अच्छे समझ सकते हो। पहला क्या है आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज आपने एक बीकर में पानी रखा हुआ है तो उसमें जो इवेपोरेशन है पानी का वो हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? सबसे पहले जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। कहाँ से एब्जॉर्ब किया? सराउंडिंग से। उससे क्या हुआ? इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, उन्होंने मूव करना शुरू किया तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से क्या होगा? ये एस्केप आउट हो जाएंगे फ्रॉम द सरफेस। अब जब ये वेपर बनकर उड़ गए बाकी के मॉलिक्यूल्स जिन्होंने एनर्जी ली थी, तो जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी घट गई। अब उनको एस्केप करना है, वो फिर सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, एस्केप करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा और उससे क्या होगा? सराउंडिंग में कूलिंग होगी, क्योंकि लगातार सराउंडिंग से ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेते रहेंगे इवेपोरेशन के लिए। तो इस वजह से इवेपोरेशन कॉज करता है कूलिंग को। क्लियर? गुड। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखा होगा, आपने अच्छे से समझा होगा और सारे जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको सब वीडियो में बता रखा है। इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो बहुत अच्छे से आपके नंबर आने वाले हैं और आपको वीडियो क्वेश्चन आंसर्स के ऑलरेडी भी पड़े हुए चैनल पर आप जाकर देख सकते हो और बाकी आगे भी मैं डालती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।